हेलो एंड वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल विच इज कॉमर्स बाय रोहित भैया। आज हम पढ़ने वाले हैं मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम, यानी नेशनल इनकम के 3 मेथड्स। अब बहुतों को लगता है ये चैप्टर बहुत कठिन है, लेकिन यार देखो, मैं आज आया हूं तुम्हें सीधे सीधे 4 मार्क्स देने। ये चैप्टर एग्जाम में 4 मार्क्स का आएगा, इसके न्यूमेरिकल्स आते हैं। ऑलराइट, और अगर तुम्हें लगता है कि ये चैप्टर कठिन है तो इस वीडियो के बाद ये चीज तो तुम भूल जाओगे। ये बिल्कुल इजी चैप्टर है और तुम्हारे दिमाग में बस जाएगा। ऑलराइट, ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर किसी ने बेसिक्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स का वीडियो नहीं देखा है तो पहले वो वीडियो देखो, लिंक है डिस्क्रिप्शन में। उसके बाद इस चैप्टर को स्टार्ट करो क्योंकि ये डायरेक्टली लिंक्ड है उससे। ऑलराइट, अगर देख लिया है तो उसको स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले एक और चीज मैं तुम्हें बता दूं कि ये वीडियो जो है ना, ये जो पूरा चैप्टर है नेशनल इनकम, ये 3 पार्ट्स में मैंने डिवाइड किया है। पहले पार्ट में हम लोग देखेंगे वैल्यू एडेड मेथड और उसके क्वेश्चंस और इंट्रोडक्शन चैप्टर का। पार्ट 2 में है इनकम मेथड और उसके क्वेश्चंस, और पार्ट 3 में है एक्सपेंडिचर मेथड और उसके क्वेश्चंस। तो ये पहला पार्ट है, इसमें अपन शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ वैल्यू एडेड मेथड एंड इंट्रोडक्शन ऑफ नेशनल इनकम। नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम क्या होता है, इसको समझते हैं और चलो शुरू करते हैं आज की क्लास। हाँ तो बच्चों, सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या होता है डोमेस्टिक इनकम और क्या होता है नेशनल इनकम। एक छोटे से एग्जांपल के थ्रू समझो मैं पढ़ाता हूं सबको। अब मेरे पास जो बच्चे हैं कुछ इंडिया के हैं, कुछ बाहर के भी हैं। बाहर के यानी समझो कुछ बच्चे ऑस्ट्रेलिया से पढ़ते हैं, कुछ बच्चे अमेरिका से पढ़ते हैं और कुछ बच्चे चाइना से पढ़ते हैं, और बाकी मेजॉरिटी 80% ऑफ पीपल आर देयर फ्रॉम इंडिया। ठीक है, तो यहां से ये मेरा एक कमाई का पूरा नेटवर्क हो गया। अब इंडिया की इकोनॉमिक बाउंड्री के अंदर जितने बच्चे हैं वो मुझे फीस दे रहे हैं, वो मेरी हो गई डोमेस्टिक इनकम, मतलब वो फीस मेरी हो गई डोमेस्टिक इनकम। पर अब सिर्फ सोचो, मैंने वो तो नहीं कमाया, मैंने तो बाहर से भी कमाया है। तो जो इंडिया की इकोनॉमिक बाउंड्री के बाहर से मैंने कमाया, उस बाहर को बोलते हैं अब्रॉड, और वहां से जो इनकम आती है उसको बोलते हैं फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। आई बात समझ में? तो जो मेरी डोमेस्टिक इनकम थी, अगर मैंने इसमें नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड भी जोड़ दी तो मेरी टोटल इनकम निकल आई, और इस टोटल इनकम को मैं बोलता हूं नेशनल इनकम। ऑलराइट, तो यहां पे बहुत सिंपल था, डोमेस्टिक इनकम यानी जो इंडिया की बाउंड्री के अंदर कमाई गई है। ऑलराइट, और इसमें जब मैंने NFIA यानी नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड भी जोड़ दिया तो ये बन गई नेशनल इनकम। हाँ तो बच्चों, आगे बढ़ते हैं और सबसे पहला मेथड हम सीखते हैं विच इज वैल्यू एडेड मेथड। अब ये मेथड हम सीखते हैं उसी एग्जाम्पल के थ्रू जो एग्जाम्पल हमने बेसिक्स ऑफ मैक्रो के वीडियो में देखा था। क्या था एग्जाम्पल? कि डॉली भाई थे और डॉली भाई बनाते थे बर्गर, अंडे वाला बर्गर, है ना। तो उनको वो अंडे वाला बर्गर बनाने के लिए चाहिए थे बर्गर्स और बर्गर ब्रेड्स और एग्स, है ना। मैक एग बनाते थे ICSE वालों, तो वो मैक एग बनाने के लिए उनको राम से चाहिए थी ब्रेड और शाम से चाहिए थे उनको एग्स। राम से जब वो ब्रेड लेते थे तो 10 रुपए में राम एक ब्रेड डॉली भाई को देता था। सिमिलरली शाम एक एग उनको 5 रुपए में देता था। तो डॉली भाई का रॉ मटेरियल का यानी इंटरमीडिएट परचेज कॉस्ट कितना आया? 15 रुपए, क्योंकि 10 रुपए में उन्होंने ब्रेड लिया और 5 रुपए में उन्होंने एग लिया। अब उन्होंने वो लिया और उन्होंने एक बर्गर बनाया, और बर्गर बना के जब उन्होंने बेचा तो वो 25 रुपए में बेचा एक कस्टमर को। तो डॉली भाई ने वैल्यू ऐड की यहां पे, इसी को ही बोलते हैं वैल्यू एडिशन। और यहां पे कैसे वैल्यू ऐड हुई, ध्यान से देखो। सबसे पहले तो समझो राम और शाम को कोई भी पैसा नहीं देना पड़ता इस ब्रेड और एग्स के लिए। समझो उनके घर की खेती है तो उनको 0 कॉस्ट में पड़ता है ये चीज। घर पे ही राम उगाता है ब्रेड के लिए गेहूं वगैरह, और मुर्गियां भी शाम के पास हैं ही, तो वो एग फ्री में दे देती हैं, और ये 5 रुपए में बेचता है। तो ये 0 रुपीज में पड़ा और उन्होंने 10 रुपए में आगे बेचा। शाम ने भी 0 रुपीज में अंडा कहीं से अरेंज किया और 5 रुपए में डॉली भाई को बेचा। डॉली भाई ने 15 रुपए खर्च किए और 25 रुपए में एक चीज को आगे बेचा। तो यहां पे वैल्यू एडिशन इन तीनों लोगों ने किया। राम ने वैल्यू एडिशन किया 10 रुपए का, शाम ने वैल्यू एडिशन किया 5 रुपए का। अब ये वैल्यू एडिशन 15 रुपए का हो चुका था जब ये डॉली भाई के पास गया। अब डॉली भाई ने इसमें 10 रुपए का और वैल्यू एडिशन किया, बर्गर बनाया तो वैल्यू एडिशन किया और उसमें उसको 25 रुपए का आगे कस्टमर को बेचा। अब कस्टमर तो आगे बेचता नहीं है, वो खा लेता है। तो यहां पे अगर वैल्यू एडिशन की सिर्फ मैं बात करूं तो राम का 10 रुपए, शाम का 5 रुपए और डॉली भाई का 10 रुपए, 10, 10 और 5 यानी 25 रुपए का वैल्यू एडिशन हुआ।
यही है वैल्यू एडेड मेथड यार। हम ओवरऑल इकोनॉमी में जितना भी वैल्यू एडिशन हो रहा है, अगर उसको मैं प्लस कर दूं तो ये मेरा नेशनल इनकम बताएगा। सिंपल सी बात है, 10 रुपए इसने कमाए, 10 रुपए इसने कमाए, 5 रुपए इसने कमाए, ऐसे इकोनॉमी में सारे लोगों ने जितना वैल्यू एडिशन किया होगा उतना कमाया होगा, उन सबको अगर मैंने प्लस कर दिया तो वैल्यू एडेड मेथड बन जाता है। आ गई बात समझ। अब देखते हैं इसका फॉर्मूला कैसा है। यहां देखो, सबसे पहले वैल्यू एडेड निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, वैल्यू ऑफ आउटपुट में से इंटरमीडिएट परचेस माइनस करना पड़ता है। समझो डॉली बाई का वैल्यू एडेड निकालना है तुम्हें, तो तुम क्या करोगे, वैल्यू ऑफ आउटपुट यानी 25 रुपीज, 25 रुपए का एक बर्गर, माइनस 15 रुपए जो इंटरमीडिएट परचेस है उनका, तुम्हारा वैल्यू एडिशन आ गया 10 रुपए, है ना। लेकिन कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चंस में वैल्यू ऑफ आउटपुट नहीं दिया हुआ रहता है डायरेक्टली, तो वहां पे कैसे निकालते हैं अपन वैल्यू ऑफ आउटपुट, क्योंकि आउटपुट है तो वो दो तरीके से हो सकता है। टोटल आउटपुट जो है, या तो थोड़ा सा बिका होगा, समझो 100 बर्गर बने, तो हो सकता है किसी दिन 95 बिक गए और 5 बच गए जो मैं कल बेचूंगा, ऑलराइट। तो यहां पे 95 का तो सेल्स है, मतलब वो सेल्स का फिगर आ गया, और कुछ बच गया उसको बोलते हैं क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, यानी चेंज इन स्टॉक। वो होता है चेंज इन स्टॉक, यानी टोटल निकालने के लिए सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक में देखूंगा। टोटल वैल्यू ऑफ आउटपुट इज इक्वल्स टू सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। अब कभी कभी सेल्स भी नहीं दिया हुआ रहता है, तो सेल्स कैसे निकलता है, सिंपल है यार, वो तो क्वांटिटी इंटू प्राइस करेंगे तो सेल्स निकल जाएगा, ऑलराइट। अब ये डिफरेंट फॉर्मूले हैं सारे, लेकिन अगर तुम समझो तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखो, वैल्यू एडेड निकालने के लिए आपको चाहिए वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट परचेस। अगर वैल्यू ऑफ आउटपुट नहीं दिया हुआ है तो क्वेश्चन में सेल्स और चेंज इन स्टॉक दिया हुआ रहेगा, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक करके आप वैल्यू ऑफ आउटपुट निकाल लो। अगर ये भी नहीं दिया हुआ है, सेल्स भी नहीं दिया है, तो आप क्वांटिटी इंटू प्राइस कर लो तो सेल्स निकल जाएगा। क्वांटिटी इंटू प्राइस करके आप सेल्स निकालो, उसमें चेंज इन स्टॉक प्लस करो, आ जाएगा आपका वैल्यू ऑफ आउटपुट, उसमें से इंटरमीडिएट परचेस माइनस करो, आपका आ जाएगा वैल्यू एडेड। अब ये वैल्यू एडेड आ गया, सिंपल था ये, इसको रट लो तुम लोग यार, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में तो आ गया होगा, लेकिन रटना तो पड़ेगा ना यार, तो इसको रट लो। अब इसके बाद इसके आगे देखते हैं, जब अपने पास वैल्यू एडेड निकल गया तो आगे देखते हैं अपन क्या होता है। अब जब वैल्यू एडेड निकल चुका है तो हम लोग ऐसा कंसिडर करते हैं कि इकोनॉमी में 3 सेक्टर्स हैं, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर। तो हर सेक्टर का अलग अलग ग्रॉस वैल्यू एडेड निकलेगा। सबसे पहले अपन ने ग्रॉस वैल्यू एडेड निकाला प्राइमरी सेक्टर का, लिख दिया अपन ने उसको GVAMP, ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस ऑफ प्राइमरी सेक्टर, ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस ऑफ सेकेंडरी सेक्टर एंड ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस फॉर ऑफ टर्शियरी सेक्टर। अब तीनों के ग्रॉस वैल्यू एडेड को जब प्लस किया तो आ जाता है GDP-MP। क्या है GDP? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट आ गया आपके पास, GDP-MP आ गया। अब GDP-MP आ गया तो आप आराम से डोमेस्टिक इनकम तो निकाल ही सकते हो, एक एग्रीगेट से दूसरे एग्रीगेट पे जाना तो तुम्हें आता ही होगा। सिंपल है, कैसे? GDP-MP से आपको NDPFC यानी डोमेस्टिक इनकम पे जाना है, तो ग्रॉस से नेट जाने के लिए, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट से नेट इन्वेस्टमेंट पे जाने के लिए डेप्रीसिएशन माइनस होगा, डेप्रीसिएशन माइनस कर दिया। उसके बाद मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाने के लिए, मार्केट प्राइस में क्या एक्स्ट्रा होता है? नेट इनडायरेक्ट टैक्स, तो हमने नेट इनडायरेक्ट टैक्स और माइनस कर दिया तो हम NDPFC पे चले गए। तो ये सिंपल जो पूरा मैंने दिखाया, अगर तुम यहां से लेके यहां तक याद करो तो ये एक फॉर्मूला है जिससे वैल्यू एडेड मेथड के मैं बोलता हूं सारे ही क्वेश्चंस हो जाएंगे तुम्हारे, कोई दिक्कत आएगी ही नहीं। ऑलराइट, कुछ भी डाउट्स हो तो बिल्कुल तुम मुझसे एज यूजुअल पूछ सकते हो, लिंक्स डिस्क्रिप्शन में है। अभी के लिए इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, अपन एक क्वेश्चन के साथ इसको और कॉन्क्रीट करते हैं और अच्छी तरह समझते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। हाँ तो बच्चे, यहां पे अपने लिए क्वेश्चन क्या कहता है? कैलकुलेट GVA एट FC, ग्रॉस वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट। याद रखना कि जब तुम वैल्यू एडेड मेथड करते हो तो वहां तुम्हारा निकलता है ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस या फिर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। सारे GVAs को ऐड करेंगे तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बन जाएगा, पर होगा वो मार्केट प्राइस पे। GDP-MP या GVA-MP यहां पे निकालने को बोला है ग्रॉस वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट। तो देखो, इसको कुछ चेंज नहीं कर सकते, आप साइड में बस लिख लो कि हाँ भाई ग्रॉस वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट निकालना है। हम जो मेथड लगाएंगे उससे ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस ही निकलेगा। ठीक है, शुरू करते हैं क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन में क्या लिया है, कैलकुलेट GVA-FC। अब देखो क्वेश्चन तो इतना बड़ा दिया हुआ है, मैं क्या करूंगा इसको पढ़ के? मुझे डायरेक्टली ये सोचना है, मुझे ये GVA देख के समझ में तो आ गया कि वैल्यू एडेड मेथड लगाना है। मैं डायरेक्टली वैल्यू एडेड का फॉर्मूला लगा दूंगा यहाँ पे। कैसा है फॉर्मूला? ग्रॉस वैल्यू एडेड यानी वैल्यू एडेड निकालने के लिए आपको चाहिए वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, ये फॉर्मूला है। अब इस क्वेश्चन में देखोगे क्या क्या दिया हुआ है और क्या क्या पुट करना है। देखो यहां क्या दिया हुआ है,
यहां पे वैल्यू ऑफ आउटपुट दिया हुआ है क्या? देखो वैल्यू ऑफ आउटपुट नाम से कुछ भी नहीं है, नहीं है। इंटरमीडिएट परचेज तो है, लेकिन यहां पे दिया हुआ है देखो इंटरमीडिएट कॉस्ट, ठीक है। यहां पे अपन देखेंगे वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। इंटरमीडिएट कंजम्पशन तो दिया हुआ है, वैल्यू ऑफ आउटपुट नहीं दिया हुआ, तो हम अब क्वेश्चन में क्या सर्च करेंगे? हो सकता है सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक दिया हो। देखेंगे सेल्स और चेंज इन स्टॉक है क्या। देखो सेल्स यहां है क्या? सेल्स कहीं पे भी नहीं दिया हुआ, सेल्स नहीं दिया हुआ है। लेकिन चेंज इन स्टॉक के लिए अपने को चाहिए क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, दोनों दिख रहे हैं 3000 और 2000। क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक दोनों दिए हुए हैं, हम इनको पुट करेंगे। चेंज इन स्टॉक यानी 3000 माइनस 2000, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक अपन ने कर दिया। सेल्स अभी भी नहीं दिया हुआ है, तो हम सेल्स को कैसे निकालते हैं भाई? प्राइस इनटू क्वांटिटी देख लो। अगर सेल्स नहीं दिया है तो इसका फॉर्मूला होता है प्राइस इनटू क्वांटिटी। प्राइस और क्वांटिटी दिया हुआ है क्या? देखो यूनिट सोल्ड यानी क्वांटिटी, और प्राइस पर यूनिट यानी प्राइस। प्राइस और क्वांटिटी दिया हुआ है, वो मैंने यहां डाल दिया। देखो 30 अपना प्राइस था और क्वांटिटी था 1000, ये आ गया 30 इंटू 1000 से सेल्स का फिगर आ गया मेरे पास 30,000। 30,000 सेल्स आ गया, प्लस 3000 माइनस 2000 कितना होता है? 1000, यानी 30,000 प्लस 1 31,000 अपना वैल्यू ऑफ आउटपुट आ गया। ठीक है, यहां पे मैं लिखूंगा 31,000। अब 31,000 माइनस 12,000 करूंगा तो वैल्यू एडेड आ गया मेरे पास। ऐसे करना है, हम कभी भी क्वेश्चन पढ़ के पूरा का पूरा और उसके बाद आंसर पे नहीं जाएंगे, हम अपना आंसर अपने फॉर्मूले लिख लेंगे, फिर हमें जो जो चाहिए हम वो सेट ऑफ इंफॉर्मेशन क्वेश्चन से ढूंढेंगे। ये चीज ध्यान रखना, कोई भी पहले क्वेश्चन पढ़ेगा कुछ क्या ही समझ में आएगा यार, उसमें इतने फिगर दिए हैं, तुम्हें क्या समझ में आ रहा है कौन सा कहां डालना है? तुम्हें एक अपना फॉर्मूला याद करना है, उस फॉर्मूले के हिसाब से फिगर्स क्वेश्चन में से ढूंढने हैं। सबसे पहले ये डिटरमाइन करना है कि कौन सा मेथड आया। मेथड एक बार समझ में आ गया, फिगर्स ढूंढो तुम क्वेश्चन में से। यहां पे सारे फिगर्स हमने ढूंढे, ये प्राइस इंटू क्वांटिटी से ये 30,000 प्लस 1000 31,000 यहां लिखा। 31,000 माइनस 12,000 कितना होता है? 19,000। ये 19,000 आ गया ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। ये मैंने यहां लिख दिया ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस, 19,000 मेरा आ गया। अब मुझे ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस नहीं चाहिए था, मुझे तो चाहिए था ग्रॉस वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट। अब फैक्टर कॉस्ट पे जाना है, मार्केट प्राइस दिया हुआ है, तो मुझे क्या करना है? मार्केट प्राइस में से नेट इनडायरेक्ट टैक्स माइनस कर दो, तो आ जाएगा आपका ग्रॉस वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट। अब नेट इनडायरेक्ट टैक्स दिया हुआ है क्या? फिर से वहां पे चलेंगे, देखेंगे नेट इनडायरेक्ट टैक्स दिया हुआ है क्या? नहीं यार, नेट इनडायरेक्ट टैक्स नाम से तो कुछ नहीं दिया, लेकिन यहां पे दो चीजें दी हुई हैं, एक्साइज ड्यूटी और सेल्स टैक्स। देखो एक चीज समझो कि इनडायरेक्ट टैक्स जो होता है ना, इनकम और वेल्थ टैक्स छोड़ के बाकी सारे के सारे टैक्सेस आपके हो जाते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। जैसे जीएसटी हो गया, सेल्स एक्साइज ड्यूटी हो गया, सेल्स टैक्स हो गया, वैट हो गया, ये सारी चीजें हो जाती हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो यहां पे नाम दिए हुए हैं एक्साइज ड्यूटी और सेल्स टैक्स 2500 और 3000। मैंने नेट इनडायरेक्ट टैक्स तो दिया नहीं था, तो मैंने इन दोनों को माइनस कर दिया, 2500 और 3500 दोनों माइनस करने के बाद 19,000 में से जब ये दोनों माइनस किए तो आंसर आ गया 13,000। ये 13,000 मेरा ग्रॉस वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट है। हो गया क्वेश्चन खत्म। यहां पे GVAFC 13,000 क्वेश्चन खत्म, बस इतना ही करना था। प्रेजेंटेशन आप ऐसा करो या पॉइंट्स में 1 2 3 4 लिखो, वैसा करो, तुम्हारी मर्जी, जैसा करना है करो। आंसर आपका आना चाहिए, कैलकुलेशन आपका दिखना चाहिए। मैं अगर पर्सनली बताऊं तो मुझे ये मेथड सबसे अच्छा लगता है, क्योंकि पूरा एग्जामिनर को दिखता है कि भाई स्टेप बाय स्टेप सामने वाले ने किया है। ठीक है, मार्क्स कहीं कटेंगे नहीं, लेकिन अगर डायरेक्टली कहीं 13,000 आगे वाले का देख के लिख के आओगे तो फिर तुम ही जानो, क्योंकि तुमने कैलकुलेशन नहीं दिखाया है तो फिर मार्क्स तो कटेंगे वहां पे। ठीक है, कैलकुलेशन दिखाना जरूरी है, तो और कैलकुलेशन इस वे में तुम लोग दिखा सकते हो। अब यहां पे सीखने को क्या मिला तुम्हें? देखो क्वेश्चन तो तुम लोग कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान रखना, जब क्वेश्चंस कर रहे हो तो पहले हमको फॉर्मूला अपना जो याद किया हुआ है वो लिखना है, उसके हिसाब से अपने को जो भी डेटा है वो सर्च करना है क्वेश्चन में से। क्वेश्चन में से कोई पॉइंट 1 उठा के, यूनिट सोल्ड उठा के उसको मैं कहीं पे नहीं लगाऊंगा। ठीक है, ध्यान से समझो। अगर तुम्हें प्राइस और क्वांटिटी या पे सेल्स का फिगर दिया हुआ होता, समझो यहाँ पे क्वेश्चन में एक पॉइंट होता सेल्स, तो मैं प्राइस और क्वांटिटी को देखता ही नहीं, मैं सेल्स पे जाता डायरेक्टली, मैं नीचे वाले को देखता ही नहीं। ठीक है, अगर ऊपर वाली चीज दी हुई है तो नीचे पे जाओ ही मत, नीचे वाले फॉर्मूले को निकालने का क्या मतलब? सेल्स डायरेक्टली दिया हुआ है तुमको डायरेक्टली सेल्स लेना है वहां पे। ठीक है, ये थे क्वेश्चंस। इसके बाद में एक और क्वेश्चन दिखाता हूं, ये क्वेश्चन तुम करो, उसके बाद उसका सोल्यूशन है। देखो कोई भी डाउट्स हो एज यूजुअल डिस्क्रिप्शन में मेरा कांटेक्ट है, आप बिल्कुल कांटेक्ट करो। पर मेरे हिसाब से इन चीजों को जैसे मैंने तुम्हें बताया, ये सारे पॉइंट्स अगर ध्यान में रखोगे तो बहुत इजी है, क्वेश्चंस इजीली हो जाएगा। ठीक है, आता है अपना क्वेश्चन, उसको करो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं।
हाँ तो बच्चे ये रहा क्वेश्चन, तुम्हें कैसे करना है तुम्हें पता है, फॉर्मूला तुम्हारे पास है, फॉर्मूला देखो और उसके हिसाब से जो जो वैल्यूज चाहिए वो क्वेश्चन में से सर्च करो और उसको कंप्लीट करो। ठीक है, वीडियो पॉज करो और जल्दी से इस क्वेश्चन को करो, मैं मिलता हूं इसके एक्सप्लेनेशन पे। हाँ तो बच्चे 6500 इसका आंसर है। अगर आंसर तुम्हारा आया है तो बहुत बढ़िया, और अगर नहीं आया तो समझते हैं कि क्यों नहीं आया। देखो हमारे पास फॉर्मूला था, हमने एज इट इज फॉर्मूले को रखा, वैल्यू एडेड यानी ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। हम देखते हैं क्या वैल्यू ऑफ आउटपुट और इंटरमीडिएट कंजम्पशन दिया है क्या। वैल्यू ऑफ आउटपुट नाम की तो कोई सी भी चीज नहीं थी, इंटरमीडिएट कंजम्पशन लेकिन यहां पे था विच वाज 8000। मैंने 8000 यहां पे पुट किया, और क्योंकि वैल्यू ऑफ आउटपुट नहीं दिया है तो मैं आगे वाले स्टेप को देखूंगा, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। देखो सेल्स और चेंज इन स्टॉक दिया हुआ है क्या, दिया है। सेल्स तो नहीं दिया लेकिन चेंज इन स्टॉक के लिए मुझे दिया है नेट चेंज इन स्टॉक -500। अब देखो क्योंकि चेंज इन स्टॉक डायरेक्टली दिया है, आपने यहां पे डायरेक्टली डालना है, अपने साइन चेंज नहीं करने। हमने फॉर्मूले में प्लस सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक लेना है ना, तो मैं प्लस -500 लिखूंगा। माइनस प्लस माइनस होता है, ये मैं बाद में देखेंगे, अभी मैं इसको ऐसे लिख दूंगा। अब सेल्स नहीं दिया हुआ है तो क्वांटिटी इंटू प्राइस दिया हुआ रहेगा। क्वेश्चन में क्वांटिटी और प्राइस दोनों दिया था। 800 इंटू 20, 800 इंटू 20 करेंगे कितना आ जाएगा भाई, 16000। चलो भाई 16000 लिख दिया। 16000 प्लस माइनस माइनस होता है, 16000 माइनस 500 तो 15500। ठीक है, 15500 माइनस 8000 कितना होता है 7500। अब मेरा वैल्यू एडेड जो है वो 7500 आ चुका। ठीक है, मैं ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस को 7500 लिखूंगा, लेकिन मुझे निकालना क्या था, क्वेश्चन क्या बोलता था कि मुझे नेट वैल्यू एडेड निकालना है, नेट वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। नेट वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस निकालने के लिए आपको क्या करना है, ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस दिया हुआ है, ग्रॉस नेट बनाना है, ग्रॉस माइनस डेप्रीसिएशन, नेट बन जाएगा। माइनस डेप्रीसिएशन करते हैं, डेप्रीसिएशन दिया हुआ है यहां पे देखो, बिल्कुल दिया हुआ है डेप्रीसिएशन, 4th पॉइंट में 1000, डेप्रीसिएशन 1000 मैंने 7500 में से माइनस किया तो इसका आंसर आ गया 6500। अब ये प्रैक्टिस क्वेश्चन तो तुम्हारा हो गया। अब आगे हम बढ़ते हैं और कुछ टर्मिनोलॉजीज और कुछ एक्सेप्शनल फॉर्मूले हम लोग देखते हैं जो आगे वाले क्वेश्चंस करने में तुम्हारी हेल्प करेंगे। तो यहां कुछ एक्स्ट्रा फॉर्मूले और एक्स्ट्रा टर्म्स हैं जो तुम्हें बहुत काम आएंगे। कुछ टर्म्स की मैं बात करूं तो डेप्रीसिएशन को क्वेश्चंस में कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल भी बोला जाता है, तो कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल इज नथिंग एल्स बट डेप्रीसिएशन। उसके बाद इनडायरेक्ट टैक्स के बहुत सारे नाम हैं, जैसे एक्साइज ड्यूटी, वैट, जीएसटी, सेल्स टैक्स, इंपोर्ट ड्यूटी, ये सारी चीजें अलग कुछ नहीं है, ये है इनडायरेक्ट टैक्स। अगर इनडायरेक्ट टैक्स नाम से नहीं दिया हुआ तो इन नामों से दिया हुआ रहेगा, ये सारा इनडायरेक्ट टैक्स है। इसके बाद परचेज ऑफ रॉ मटेरियल्स नाम से इंटरमीडिएट कंजम्पशन को भी लिखा जा सकता है। इंटरमीडिएट कंजम्पशन इज नथिंग बट परचेज ऑफ रॉ मटेरियल्स। ठीक है, ये कुछ टर्म्स थे जो एक दूसरे की जगह यूज हो सकते हैं। तो इसके बाद हम देखते हैं कुछ फॉर्मूले जो क्वेश्चंस करने में बहुत ज्यादा काम आएंगे। सबसे पहला फॉर्मूला है सेल्स। अब देखो यहां पे सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक जो करते थे ना, तो वहां पे टोटल सेल्स ली जाती हैं। अगर क्वेश्चन में डोमेस्टिक सेल्स और एक्सपोर्ट्स अलग अलग से दिया हुआ है तो हम दोनों को प्लस करके टोटल सेल्स देखेंगे। सेल्स इज इक्वल्स टू डोमेस्टिक सेल्स प्लस एक्सपोर्ट्स। दूसरा, इंटरमीडिएट कंजम्पशन भी अगर दो पार्ट्स में दिया हुआ है, जैसे डोमेस्टिक परचेज ऑफ रॉ मटेरियल और इंपोर्ट्स, तो हम दोनों को प्लस करके इंटरमीडिएट कंजम्पशन मानेंगे। तीसरी बात आती है अगर सिर्फ एक ही फॉर्म है, जैसे हमने प्राइवेट सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर, 3 सेक्टर्स देखे, लेकिन अगर एक ही सेक्टर की बात की जा रही है, एक ही फॉर्म की बात की जा रही है, तो वहां पे ग्रॉस वैल्यू एडेड जो है वो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के बराबर ही रहेगा। अगर 2-3 फॉर्म्स है तो सबका जीवीए अलग निकलेगा और वो जीडीपी एमपी प्लस करके आएगा, लेकिन अगर एक ही फॉर्म है तो ग्रॉस वैल्यू एडेड को ही मैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस मानूंगा। तो ये थे कुछ टर्म्स और कुछ फॉर्मूले जो क्वेश्चंस करते टाइम तुम्हें बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इनकम मेथड। उससे पहले तुम इसके कुछ क्वेश्चंस करो, उसके बाद तुम पार्ट 2 यानी इनकम मेथड पे जाओ। हाँ तो बच्चों अब हम समझते हैं कि इनकम मेथड क्या होता है। तो देखो इनकम मेथड समझने से पहले एक बात जरूर समझो, फॉर्मूला तो हम लोग समझ लेंगे, लेकिन ये समझो कि इनकम मेथड निकला कैसे। देखो इनकम मेथड क्या है, इंडिया में एक सेक्टर है, इंडिया में या किसी भी इकोनॉमी में एक सेक्टर होता है हाउस होल्ड। अब हाउस होल्ड कौन होते हैं, जो फैक्टर्स सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं फर्म्स को।
है ना। तो और फर्म्स बनाती हैं गुड्स एंड सर्विसेज और हाउस होल्ड को वापस बेचती हैं। उसको छोड़ो, हाउस होल्ड फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, इसके बदले हाउस होल्ड को मिलता है फैक्टर इनकम्स। इन सारी फैक्टर इनकम्स का टोटल ही नेशनल इनकम होता है, डोमेस्टिक इनकम होता है। कैसे होता है समझते हैं। देखो, हाउस होल्ड है, क्या कर सकते हैं वो। हो सकता है मैं एक हाउस होल्ड हूं, मैं किसी कंपनी में काम कर रहा हूं। दूसरी बात, मैं एक हाउस होल्ड हूं और मेरे घर हैं 2-3, वो मैं रेंट पे देता हूं और मैं रेंट कमाता हूं। तीसरा हो सकता है मैं हाउस होल्ड हूं और मेरे पास बहुत ज्यादा पैसा है, तो मैं लोगों को पैसा देता हूं और इंटरेस्ट कमाता हूं। आई बात समझ। और चौथा, मैं हाउस होल्ड हूं और मेरी खुद की शॉप है। ऑलराइट, मैं खुद शॉप पे एक एंटरप्रेन्योर हूं, ऐसे कमाता हूं। ये सारी चीजों से मैं पैसा कमा सकता हूं, एक हाउस होल्ड पैसा कमा सकता है। इन सारे हाउस होल्ड की इनकम को अगर प्लस कर दिया जाए तो ये आ जाएगी अपनी इंडिया की, यानी एक इकोनॉमी की डोमेस्टिक इनकम। आई बात समझ। अब डोमेस्टिक इनकम को क्या बोलते हैं, एनडीपीएफसी। एनडीपीएफसी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। ये हो जाता है क्या, डोमेस्टिक इनकम। निकालने के लिए हमको क्या करना है, सारे हाउस होल्ड्स की इनकम को प्लस करना है। अब सारे हाउस होल्ड्स को बेसिकली डिवाइड किया जाता है 3 पार्ट्स में। सबसे पहले वो लोग जो किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, दे आर कॉल्ड कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, उनको जो मिलता है दैट इज कॉल्ड कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। अब कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज 3 तरीके की होती है। मतलब समझो, एक चीज तुम आगे जाके सुनोगे अभी, जैसे ही तुम्हारी जॉब्स वगैरह लगेगी, सीटीसी। यानी आपको सीटीसी के हिसाब से बताया जाएगा कि भाई आपकी जो सैलरी है दैट इज 6 lakhs पर एनम, लेकिन आपको 6 lakhs पर एनम के हिसाब से 50,000 रुपए मंथली मिलेंगे नहीं, आपको मिलेंगे करीबन 40-42 ऐसा। अब जैसे 42,000 आपको मिल रहे हैं, लेकिन कंपनी तो ये बोल रही है कि यार आपका सीटीसी जो है वो तो 6 लाख है, इसका मतलब आपको मिल रहे हैं 50,000। कैसे, ऐसे। कैसा कि सबसे पहला आपको मिलता है सैलरीज एंड वेजेस इन कैश, मतलब कैश में आपको 42,000 कंपनी ने दे दिए। अब दूसरा, आपको कंपनी आपके घर से लेके कंपनी तक आने के, कंपनी के ऑफिस तक आने का कैब प्रोवाइड करवाती है। ठीक है, कैब सर्विस प्रोवाइड करवाती है। उस कैब सर्विस के उन्होंने लिए हैं 4,000 रुपए पर मंथ। तो ऐसे करके आपकी अभी सैलरी कितनी हो गई, मतलब 42 तो आपको कैश मिल रहा है और उसके साथ आपको एक सर्विस भी मिल रही है जो फ्री मिल रही है आपको। एक्चुअली वो फ्री नहीं होती, दैट इज सैलरीज एंड वेजेस इन काइंड। मतलब कैश के अलावा अगर कोई सर्विस आपको मिल रही है तो दैट इज कॉल्ड सैलरीज एंड वेजेस इन काइंड। वहां पे आपको कैब सर्विस मिल रही है 4,000 की, उसके अलावा आपका एक 4,000 रुपए का पीएफ जाता है। हर महीने सैलरी से पीएफ कटता है जो एम्प्लॉयर जमा करवाता है पीएफ ऑफिस में, जो आपको रिटायरमेंट के टाइम मिलेगा, या फिर यूजुअली पीएफ में 2-3 अमाउंट्स होते हैं जो आपको 1 साल बाद ही मिल सकता है। तो ये मतलब ऐसा समझो कि रिटायरमेंट के टाइम का भी वो एक पैसा है जो जमा हो रहा है आपका, हो आपकी ही सैलरी में से रहा है। ठीक है, तो कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज वो पूरी सैलरी को अपन मानते हैं, यानी 50,000 पर मंथ जो मैं बोल रहा हूं वो कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज है। इट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। सैलरीज एंड वेजेस इन कैश जो आपको 42,000 मिल रहा है, सैलरीज एंड वेजेस इन काइंड यानी वो कैब सर्विस जो आपको 4,000 मिल रहा है, एंड एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स यानी पीएफ का 4,000 का पैसा। ये है एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स में। ठीक है, ये तीनों को अगर ऐड कर दिया तो आ जाएगा कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। तो ये तो उन लोगों की बात हो गई जो कंपनीज में काम कर रहे हैं। दूसरे वो लोग होते हैं जिनके पास प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी किस वे में होती है, 3 तरीके से हो सकती है। या तो मैं बिल्डिंग्स ओन करता हूं, ऑलराइट, और मैं बिल्डिंग्स को रेंट पे देता हूं, तो पहला प्रॉपर्टी से इनकम हो सकता है रेंट। दूसरा, मेरे पास बहुत सारा पैसा है और मैं लोगों को ब्याज पे पैसा देता हूं, मैं इंटरेस्ट कमाता हूं उस पैसे से, लोगों को पैसा देता हूं, उससे इंटरेस्ट मुझे मिलता है, ये भी, वो पैसा भी मेरी प्रॉपर्टी है। और तीसरा होता है प्रॉपर्टी टेक्निकल नो हाउ। कैसे, जैसे मैकडॉनल्ड्स, अगर मैं आज मैकडॉनल्ड्स की फ्रेंचाइजी लेता हूं तो मैकडॉनल्ड्स मुझे क्या देगा, सिर्फ वो बर्गर बनाने का तरीका बताएगा और मैकडॉनल्ड्स का नाम देगा। उस नाम और इस बर्गर बनाने के तरीके को यूज करते हुए मैं उसको कुछ पैसे दूंगा, वो पैसा कहलाता है रॉयल्टी। समझ में आई बात, कि मतलब टेक्निकल नो हाउ अगर आप किसी का यूज कर रहे हो तो आप उसको रॉयल्टी दोगे। तो यहां पे 3 तरीके की प्रॉपर्टीज मैंने आपको बताई। सबसे पहला था बिल्डिंग वगैरह, दूसरा था पैसा, और तीसरा था टेक्निकल नो हाउ। इसके बदले मिलते हैं रेंट, इंटरेस्ट और रॉयल्टी। अब ये हो गया दूसरा पार्ट। और तीसरे तरीके के वो लोग जो छोटे छोटे लोग हैं और सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, जैसे होम ट्यूटर्स हो गए। ठीक है, अब वो होम ट्यूटर क्या करता है, किसी के घर पे जाके पढ़ाता है और वहां से पैसे लेता है, ऑलराइट, लेकिन वो किसी कंपनी में काम नहीं कर रहा, ना वो खुद का शॉप खोल के बैठा है,
ऑलराइट, तो ऐसे लोगों को बोलते हैं मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। अब ये 3 पार्ट्स हो गए और हाउस होल्ड्स को इन्हीं 3 पार्ट्स में डिवाइड करके मैं डोमेस्टिक इनकम को निकालता हूं। कैसे? डोमेस्टिक इनकम का सबसे पहला पार्ट है कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, यानी वो लोग जो कहीं पे काम कर रहे हैं। मैंने तुम्हें ऑलरेडी बता दिया उनकी कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज यानी टोटल कॉम्पनसेशन कैसा होता है, सैलरीज एंड वेजेस इन कैश, सैलरीज एंड वेजेस इन काइंड एंड एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स, तीनों को प्लस करके आएगा कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। दूसरा पार्ट है ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस क्या होता है? जो आप काम कर रहे हो, या तो आप एंटरप्रेन्योर हो, या तो आपकी खुद की शॉप है, या तो आपके पास प्रॉपर्टी है। तो यहां पे 2 हेड्स बनते हैं, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप। अगर आप एंटरप्रेन्योर हो तो आप सिर्फ प्रॉफिट कमाओगे, अगर आपकी शॉप है तो आप प्रॉफिट कमाओगे वहां से। लेकिन अगर आपके पास प्रॉपर्टी है तो आप 3 तरीके से कमा सकते हो, रेंट, इंटरेस्ट और रॉयल्टी से। आपको या तो रेंट मिल सकता है या इंटरेस्ट या रॉयल्टी। तीसरा और मतलब एक छोटा सा पार्ट, इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं है, थर्ड पार्ट है मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। मतलब मैंने वही बताया, जो होम ट्यूटर्स वगैरह हैं, जो सेल्फ एम्प्लॉयड लोग हैं, वो जो कमा रहे हैं टोटल, उसको अपन बोलते हैं मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। ये तीसरा पार्ट है जो अपन टोटल करते हैं। इन तीनों को प्लस करके टोटल इनकम निकल आता है। उस टोटल इनकम को बोलते हैं नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट यानी डोमेस्टिक इनकम। समझ में आई बात? बहुत सिंपल सा था ये तुम्हें करना कैसे ये भी समझो कि अगर तुम्हें एग्जाम में रेंट, इंटरेस्ट और रॉयल्टी दिया हुआ है और ऑपरेटिंग सरप्लस भी दिया हुआ है, तो वहां पे तुम इन तीनों को छोड़ोगे और ऑपरेटिंग सरप्लस डायरेक्टली लोगे। क्यों? क्योंकि इन तीनों को प्लस करके ये आ रहा है, इसको और इसको प्लस करके ऑपरेटिंग सरप्लस आ रहा है। तो अगर बड़ी चीज दी हुई है एग्जाम में, डायरेक्टली बड़ा हेड दिया हुआ है, तो डायरेक्टली उस पॉइंट को लेके हम क्वेश्चन को करेंगे, एक बड़े पार्ट को लेंगे, क्योंकि उसमें तो ये सारी चीजें ऑलरेडी इंक्लूडेड होंगी। समझ में आ रही है ये बात? नहीं आ रही है? कोई दिक्कत नहीं, हम एक क्वेश्चन के थ्रू और अच्छी तरह इसको समझते हैं। हाँ तो बच्चों, ये रहा क्वेश्चन, और क्वेश्चन में तुम्हें कैलकुलेट करना है जीएनपीएमपी। अब तुम्हें पता है कि इनकम मेथड जब तुम लगाओगे तो तुम्हारा एनडीपीएफसी आएगा, एग्रीगेट। अब उस एनडीपीएफसी को ही तुम्हें निकालना है, और वो निकालने के बाद तुम्हें उसको कन्वर्ट करना है जीएनपीएमपी पे। तो तुम सिंपली इनकम मेथड लगा के, ये है क्वेश्चन, ट्राई करो इसका आंसर निकालने का। पॉज करो वीडियो और ट्राई करो, उसके बाद मैं तुम्हें समझाता हूं, और इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना, क्योंकि मैं इसी में ही इसके सॉल्यूशन को करूंगा। तो स्क्रीनशॉट ले लो और ट्राई करो क्वेश्चन को। मैं मिलता हूं इसके सॉल्यूशन पे। हाँ तो बच्चे, यहां है सॉल्यूशन। सिंपल, हमें कुछ नहीं करना, हमें अपना फॉर्मूला याद है, हमने अपना फॉर्मूला लिखा। अब हम इसी के हिसाब से जाके इंफॉर्मेशन ढूंढेंगे अपने क्वेश्चन से। तो सबसे पहले दिया हुआ है कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, तो हमने ढूंढना है कि क्या कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज दिया हुआ है। अगर वो नहीं दिया हुआ रहेगा तो हम इन पे जाएंगे। तो यहाँ पे अगर ध्यान से देखें तो कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज सबसे पहला पॉइंट ही दिया हुआ है, तो मैं बाकी कुछ नहीं देखूंगा, यानी सैलरीज एंड वेजेस एंड कैश काइंड, ये सब मैं नहीं ढूंढूंगा। क्यों? क्योंकि डायरेक्टली मुझे एक बड़ा फिगर ऑलरेडी दिया हुआ है, मैंने ये लिख दिया। ऑपरेटिंग सरप्लस देखा, यहां पे मिला, देखते हैं ऑपरेटिंग सरप्लस लिखा हुआ है क्या? नहीं है। अब ऑपरेटिंग सरप्लस नहीं है तो वो 2 पॉइंट्स, यानी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी या इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप ढूंढ लो। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी दिख रहा है? वो भी नहीं दिख रहा। तो उसके भी अंदर क्या होता है, रेंट, इंटरेस्ट और रॉयल्टी, वो देखो दिख रहा है क्या? रेंट और इंटरेस्ट तो दिख रहा है भैया, पर रॉयल्टी नहीं दिख रहा, तो रॉयल्टी नहीं होगा। रेंट और इंटरेस्ट को अपन ले लेंगे सिर्फ, ठीक है। यहां पे अपन ने रेंट और इंटरेस्ट ले लिया, रेंट था 700 और इंटरेस्ट ले लिया 500। उसके बाद देखो इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप दिख रहा है? नहीं दिख रहा। प्रॉफिट दिख रहा है? दिख रहा है। तो हमने सिर्फ प्रॉफिट 800 यहां पे ले लिया। अब यहां पे लास्ट पॉइंट बचता है मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। वो हमेशा मोस्टली 90% ऑफ क्वेश्चंस में डायरेक्टली दिया हुआ रहता है। मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड यहां दिया हुआ है 1500, हमने ये 1500 भी यहां पुट कर दिया, सबको प्लस किया, और हमारा कौन सा एग्रीगेट आएगा? एनडीपीएफसी। ये याद रखना, हमारा एनडीपीएफसी आया है अब तक। क्वेश्चन में हमको बोला था ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एंड मार्केट प्राइस निकालने को, हमारे पास आया है एनडीपीएफसी 5500। अब एनडीपीएफसी 5500 आ गया, आप निकाल लो जीएनपीएफसी। निकाल लोगे ना? निकालो। नहीं निकाल रहे हो तो मैं निकालता हूं। अब यहां पे मैंने एग्रीगेट्स भी निकाल लिए। कैसे निकाला? देखो, एनडीपीएफसी आ गया अपना 5500, 5500 एनडीपीएफसी आया है, मुझे चाहिए जीएनपीएफसी। तो नेट से ग्रॉस जाने के लिए मैं डेप्रिसिएशन को प्लस करूंगा, डोमेस्टिक से नेशनल जाने के लिए मैं एनएफआईए को प्लस करूंगा, और फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे जाने के लिए मैं नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को प्लस करूंगा। ये तीनों चीजें यहां से ढूंढनी है और यहां डालनी है।
कुछ नहीं किया, 5500 मैंने यहां लिखा, तीनों चीजें यहां पे डाली। कैसे डाली? डेप्रीसिएशन 100, एनएफआई माइनस 150 और नेट इनडायरेक्ट टैक्स 250। एनएफआई देखो दिया होता नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस 150, मैंने माइनस 150 डाला है, प्लस माइनस 150, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। कैसे करेंगे? 100 माइनस 150 यानी माइनस 50, माइनस 50 और 250 तो 200 पॉजिटिव, यानी 200 को प्लस करो, इसमें आंसर आ जाएगा 5700। 5700 इसका आंसर है। कभी भी क्वेश्चन को एनडीपीएफसी पे खत्म मत कर देना, याद रखना कि क्वेश्चन में उन्होंने निकालने को क्या बोला है। ऑलराइट, इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लो। मैं फिर एक क्वेश्चन देता हूं, बोर्ड का ही है वो क्वेश्चन, वो वाला क्वेश्चन देता हूं, उसको ट्राई करो, फिर उसके सॉल्यूशन पे मिलता हूं। हाँ, तो यहां है इस क्वेश्चन का आंसर। वैसे ही जैसे पिछला क्वेश्चन किया, इसको भी वैसे ही करेंगे। सबसे पहले अपन अपना फॉर्मूला लिख लेंगे, ठीक है, फिर अपन सारी चीजें क्वेश्चन में से ढूंढेंगे। सबसे पहले अपने को ढूंढना है कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। यहां तो डायरेक्टली दिया हुआ रहेगा, अगर नहीं दिया है तो फिर इन पॉइंट्स पे जाना है। तो क्वेश्चन में देखो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज डायरेक्टली दिया हुआ है, कितना? 800, मैंने 800 पुट कर दिया। पॉइंट नंबर 2 ऑपरेटिंग सरप्लस। देखो ऑपरेटिंग सरप्लस नाम से दिया हुआ है क्या? नहीं दिया हुआ कुछ भी। तो क्या करना है? या तो दो पॉइंट्स ढूंढने हैं, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी और इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप। दिया हुआ है क्या इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी नाम से? कुछ नहीं दिया हुआ। तो फिर क्या ढूंढना है? रेंट, इंटरेस्ट और रॉयल्टी। जब तुमने देखा रेंट, इंटरेस्ट और रॉयल्टी, तो वहां पे दो चीजें मिलेंगी, रेंट और इंटरेस्ट। रॉयल्टी यहां पे भी नहीं है, तो रॉयल्टी को जीरो कंसिडर करेंगे। तो रेंट आपने लिख लिया 100 और रॉयल्टी लिख दी आपने 200। ये दोनों हो गए। रेंट और इंटरेस्ट लिख दिया, रॉयल्टी तो थी नहीं, तो रेंट और इंटरेस्ट आपने लिख दिया। तीसरा पॉइंट देखेंगे अपन, इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप है क्या? इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप नाम से नहीं दिया हुआ, तो प्रॉफिट नाम से ढूंढो। है प्रॉफिट दिया हुआ है, प्रॉफिट उठाया 300 और वो भी लिख दिया। लास्ट में आता है मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। देखो डायरेक्टली दिया हुआ है क्या? डायरेक्टली दिया हुआ है 400, लिख लिया। इन सबको प्लस करूंगा तो मेरे पास आएगा एनडीपीएफसी। भाई बार बार बोल रहा हूं, याद रखना, इनकम मेथड है, आता है एनडीपीएफसी। निकालना जो भी हो क्वेश्चन में वो देखेंगे, लेकिन अभी तुम्हारा आ गया एनडीपीएफसी 1800। ठीक है, अब क्वेश्चन में निकालना क्या था? कैलकुलेट नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड मार्केट प्राइस, एनडीपीएमपी निकालना था। क्या करना है भाई? एनडीपीएफसी आ चुका है, मार्केट प्राइस निकालना है। फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे जाने के लिए क्या करते हैं? ऐड करते हैं नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को। ये मैंने नेट इनडायरेक्ट टैक्स ऐड किया। अब जब नेट इनडायरेक्ट टैक्स ढूंढने गया तो मुझे पता चला कि नेट इनडायरेक्ट टैक्स भी डायरेक्टली नहीं दिया हुआ, तो लेकिन मुझे उसका फॉर्मूला आता है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स इज इक्वल्स टू इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। मैंने वो कर दिया, प्लस इनडायरेक्ट टैक्स निकाला 120 ऑलरेडी दिया हुआ है, और 20 सब्सिडीज वो कर दी माइनस। तो 120 माइनस 20 इज 100। 1800 में 100 प्लस कर दिया, आंसर आ गया 1900। समझ में आया? सिंपल सा क्वेश्चन था। यही था आज के लिए जितना अपने को पढ़ना है, इनकम मेथड यही है। तुम क्वेश्चंस करो, इसमें ऑपरेटिंग सरप्लस के क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आते हैं। मतलब इतना सा पार्ट जो है ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कभी कभी सिर्फ ऑपरेटिंग सरप्लस पे बेस्ड ही क्वेश्चंस आ जाते हैं। ऑलराइट, तो ये था इनकम मेथड। मिलते हैं अगली क्लास में जिसमें हम सीखेंगे एक्सपेंडिचर मेथड। हाँ तो बच्चों, अब हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सपेंडिचर मेथड। ये थर्ड और लास्ट मेथड है नेशनल इनकम को डिटरमाइन करने का। अब यार हम इनकम डिटरमाइन कर रहे हैं और मेथड पढ़ रहे हैं एक्सपेंडिचर। ये एक्सपेंडिचर इनकम में कैसे रिलेशन बना, समझते हैं। देखो, समझो मैंने कोई चीज समझो मैंने ये व्हाइट बोर्ड मार्कर खरीदा। अब मैंने ये 20 रुपीज का खरीदा। अब मैंने ये मार्कर खरीदा किसी स्टेशनरी शॉप से 20 रुपीज का, और उस स्टेशनरी शॉप वाले ने सेलो कंपनी से ये मार्कर खरीदा होगा 15 रुपए का। ठीक है, मतलब सेलो ने मार्कर बनाया और 15 रुपए का बेचा उस स्टेशनरी शॉप वाले को। मैंने उस स्टेशनरी शॉप वाले से खरीदा 20 रुपीज में। अब यहां पे ध्यान से समझो, मैंने 20 रुपए खर्चा किए। जब मैंने 20 रुपए खर्चा किया तब मैंने दो लोगों की इनकम बनाई। एक तो स्टेशनरी शॉप वाले की 5 रुपए इनकम बनाई मैंने, और मैंने सेलो कंपनी की भी 15 रुपए की इनकम बनाई। तो जितना मैंने खर्चा किया उतनी ही लोगों की इनकम बनी। तो यहां पे हम लोग एक्सपेंडिचर मेथड में एक्सपेंडिचर्स को टोटल करते हैं और उसको इक्वल करते हैं नेशनल इनकम के। मतलब इकोनॉमी में जितना भी खर्चा होगा वो किसी न किसी की इनकम बनाएगा, और इकोनॉमी में सारे हाउस होल्ड का खर्चा अगर मिला दिया जाए तो यहां से आ जाता है एक्सपेंडिचर मेथड, और एक्सपेंडिचर मेथड से निकलता है नेशनल इनकम यानी डोमेस्टिक इनकम।
कैसे निकलता है हम देखते हैं। तो सबसे पहले तो यार एग्रीगेट पे ध्यान दो। जो एक्सपेंडिचर मेथड होता है और जो वैल्यू एडेड मेथड होता है, इन दोनों मेथड्स में हमारा जो एग्रीगेट निकलता है वो है जीडीपीएमपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। क्योंकि जब चीजें बिकती हैं तब उसमें टैक्सेस ऑलरेडी ऐड होते हैं, तो वो मार्केट प्राइस पे होते हैं। ऑलराइट, तो ये है जीडीपीएमपी, यानी यहां से जो भी अपना आंसर निकलेगा वो रहेगा जीडीपीएमपी। कैसे होता है समझते हैं, क्या क्या है उसमें। सबसे पहला देखो, एक 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 मैं पहले समझा देता हूं तुम्हें। बहुत सिंपल है, सारे के सारे जो सेक्टर्स है ना, उन सारे सेक्टर्स के खर्चे देखते हैं अपन। हाउस होल्ड सेक्टर है उसका खर्चा देखा, फर्म है उसका खर्चा देखा, गवर्नमेंट का खर्चा देखा, और सारे खर्चे अपन ऐड कर दिए। तो देखो हाउस होल्ड का खर्चा क्या होता है, हाउस होल्ड का खर्चा होता है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। एक हाउस होल्ड कंजम्पशन की चीजों पे खर्चा करता है, उस खर्चे को बोलते हैं प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। दूसरा होता है गवर्नमेंट का खर्चा, उसको बोलते हैं गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तीसरा होता है फर्म्स का खर्चा। अब फर्म किस पे खर्चा करती है, फर्म करती है खर्चा अपने फिक्स्ड एसेट्स बनाने पे और अपना रॉ मटेरियल यानी प्रोडक्ट्स बनाने पे। तो जब प्रोडक्ट्स बनाती है तो कुछ प्रोडक्ट्स बिकते हैं और कुछ बच जाते हैं, यानी क्लोजिंग स्टॉक बच जाता है ना, हर साल पूरा तो नहीं बिकता, तो उस क्लोजिंग स्टॉक को भी हम लोग ऐड करेंगे। हम टोटल खर्चे की बात कर रहे हैं। तो जब पहला है उसमें ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, यानी फर्म्स ने कुछ एसेट्स खरीदे होंगे, वो आ गया ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, वो खर्चा फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन हुआ। और दूसरा आया चेंज इन स्टॉक, फर्म ने इतना खरीदा, रॉ मटेरियल्स वगैरह खरीदे, लेकिन एक क्लोजिंग स्टॉक बच गया, तो वो क्लोजिंग स्टॉक भी अपन ऐड करेंगे और ओपनिंग स्टॉक उसमें से माइनस करते हैं, क्योंकि नेट चेंज इन स्टॉक चाहिए रहता है अपने को। ठीक है, तो थर्ड पॉइंट में ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, मतलब पूरा कैपिटल फॉर्मेशन देखेंगे अपन, इन्वेस्टमेंट देखेंगे, और उस इन्वेस्टमेंट अगर ये पॉइंट डायरेक्टली नहीं दिया हुआ है तो उसके दो सब पॉइंट्स है, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन और चेंज इन स्टॉक। इन दोनों को प्लस करके अपन ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन पे पहुंच जाएंगे। लास्ट और चौथा अपना सेक्टर है, कौन सा सेक्टर, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में हम क्या करते हैं, एक्सपेंडिचर की अगर मैं बात करूं तो सामने वाला जब मैं एक्सपोर्ट करूंगा अपनी चीज तो खर्चा करेगा ना। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड खर्चा कैसे करेगा, मतलब मैंने जैसे बताया था, एग्जांपल लिया था, अमेरिका वाला स्टूडेंट, चाइना वाला स्टूडेंट मुझे पैसे देगा ना, वो खर्चा करेगा, उसका एक्सपेंडिचर कैसे मानूंगा मैं, क्योंकि मैंने सर्विस एक्सपोर्ट की। तो यहां पे एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स यानी नेट एक्सपोर्ट्स देखते हैं कि हमने नेट एक्सपोर्ट कितना किया, वो खर्चा अपन मानते हैं। तो ये सारे खर्चे हैं अलग अलग सेक्टर्स के, सबको प्लस कर दिया तो आ जाएगा जीडीपीएमपी। सिंपल है, ये चीजें सिर्फ तुम्हें याद करनी है, सबसे सिंपल मेथड है। बस ये है कि एज इट इज इसको याद करना पड़ेगा, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, इसके अंदर आता है ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, यानी फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन छोटा है और ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन बड़ी चीज है। एग्जाम में अगर ये दोनों पॉइंट्स दिए हुए हैं तो हम ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन को लेके अपने क्वेश्चन को करेंगे। समझ में आई बात। अब अगर थोड़ा सा डाउट है तो हम एक क्वेश्चन के थ्रू उसको देखते हैं। मैं पे क्वेश्चन लिखता हूं, उसको ट्राई करो और उसके बाद अपन इसके उस क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन पे मैं मिलता हूं तुमसे। तो यहां मैंने क्वेश्चन लिख दिया है और करने का तरीका वही है जो हमने इनकम और वैल्यू एडेड मेथड में फॉलो किया था। सबसे पहले आप अपना फॉर्मूला लिख लो पूरा, उसके बाद जो जो आपको चाहिए, जैसे प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर पहली चीज है, उसको ढूंढो क्वेश्चन में। समझ में आई बात, ऐसे क्वेश्चन को करना है। क्वेश्चन तुम्हारे सामने है, इसका स्क्रीनशॉट भी ले लेना और पॉज करके इस क्वेश्चन को करना। मैं मिलता हूं इसके एक्सप्लेनेशन पे। हाँ तो बच्चों, सॉल्यूशन तुमने कर लिया होगा, इसका आंसर है 500। अब कैसे करना है इसको देखो। सबसे पहले तो एक चीज ध्यान दो कि इसमें निकालना है अपने को एनडीपीएफसी, लेकिन जो मेथड दिया हुआ है प्राइवेट फाइनल कंजप्शन, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल, ये देख के अलग से लग गया कि यार ये तो एक्सपेंडिचर मेथड है। और एक्सपेंडिचर मेथड जब अपन लगाते हैं तो आंसर जो निकलता है, जो एग्रीगेट निकलता है, वो होता है जीडीपीएमपी। ऑलराइट, तो तुम्हें कुछ नहीं करना, पहले जीडीपीएमपी निकालना है, उसके बाद तुम एनडीपीएफसी पे जा सकते हो इजीली। ठीक है, जीडीपी निकालने के लिए, जीडीपीएमपी निकालने के लिए हमें 4 पॉइंट चाहिए। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ढूंढो भाई, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर पहला पॉइंट है। पहले फॉर्मूला लिख लिया भाई, देखो मैंने फॉर्मूला पहले लिख दिया है। ऑलराइट, अब मैं सिर्फ ये चीजें ढूंढता जाऊंगा और यहां पे पुट ऑन करता जाऊंगा। ठीक है, यहां से मैंने प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर देखा 400 लिख लिया। दूसरा था गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर ढूंढो, देखो सामने ही है ये 100, ये 100 यहां पे मैंने लिख दिया। इसके बाद आता है थर्ड ग्रॉस डोमेस्टिक, देखो यहां देखो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। पहले देखेंगे कि ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन है क्या, देखते हैं। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन 100। अब यार ये देखो, ये आ गया 100,
मैंने डायरेक्टली यहां पे 100 लिख दिया, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन 100। अब मुझे ये देखने की जरूरत ही नहीं है, अगर क्वेश्चन में ध्यान से देखो तो देखो चेंज इन स्टॉक यहां पे दिया हुआ है, चेंज इन स्टॉक 20, लेंगे क्या? लेंगे ही नहीं। क्यों? क्योंकि हमको डायरेक्टली ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन पहले ही दिया हुआ है। समझ में आई बात? यही मैं समझा रहा था कि भाई अगर बड़ी चीज दी हुई हो तो छोटी को देखना ही नहीं है, अंदर की चीज को देखना ही नहीं है। ठीक है, तो ये हमने ले लिया 100 और लास्ट वाला आया अपने पास नेट एक्सपोर्ट्स। नेट एक्सपोर्ट्स भी डायरेक्टली दिया हुआ है -20, ये मैंने -20 यहां लिख लिया। इन सबको आप करोगे प्लस आ जाएगा 580, और जो 580 है वो है जीडीपी एमपी। हमारे पास आ गया है जीडीपी एमपी, लेकिन हमको तो चाहिए एनडीपीएफसी। तो एनडीपीएफसी पे कैसे जाएंगे? जीडीपी से ग्रॉस से नेट जाने के लिए मैं माइनस करूंगा डेप्रीसिएशन, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाने के लिए मैं माइनस करूंगा नेट इनडायरेक्ट टैक्स। ये दोनों मैंने माइनस कर दिए, मेरा आंसर आ गया 500। सिंपल सी चीज थी, सिर्फ फॉर्मूला उसको आराम से आप लिखो और उसी चीज में से जो जो दिया हुआ है आप क्वेश्चन में से ढूंढो, सिंपल से तरीके से आपका आंसर आ जाएगा। एग्रीगेट्स को बहुत अच्छी तरह दिमाग में रखना कि वैल्यू एडेड मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड से आपका निकलता है जीडीपी एमपी, और जब आप इनकम मेथड निकालते हो, लगाते हो, तो वहां से निकलता है एनडीपीएफसी यानी डोमेस्टिक इनकम। अब ये एग्रीगेट आ जाएगा, उसके बाद किसी भी एग्रीगेट पे तुम लोग प्लस माइनस करके जा सकते हो। बात समझ में आ गई? अब एक क्वेश्चन है वो करो, उसके बाद अपन उसके एक्सप्लेनेशन पे फिर मिलते हैं। हाँ तो बच्चे इसका सॉल्यूशन भी देख लेते हैं। तो एज इट इज फॉर्मूला यहां लिखा हुआ है, क्या करना था तुम्हें? फॉर्मूला देखना था और क्वेश्चन में से तुम्हें फिगर्स उठा के उसमें डालने थे। पहला था प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, डायरेक्टली दिया हुआ है 800। गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ये भी डायरेक्टली दिया हुआ था 450। उसके बाद दिया हुआ है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। तब पहले मैं देखूंगा कि ये पॉइंट दिया हुआ है या नहीं। तो यहां जब मैंने देखा तब यहां दिया हुआ है नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। अब यार चाहिए ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन और दिया हुआ है नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। तो यहां पे क्या करूंगा मैं नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन को उठाऊंगा, और नेट को ग्रॉस बनाने के लिए क्या करते हैं? नेट में वापस डेप्रिसिएशन प्लस कर दो तो ग्रॉस बन गया। तो मैं नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन उठाऊंगा 150 और इसमें डेप्रिसिएशन ऐड कर दूंगा अगर 50, 150 प्लस 50 तो अपने आप 200 बन गया, वो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन है। मैंने यही किया है, देखो 150 मैंने लिया नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन एज पर द क्वेश्चन, नेट को ग्रॉस बनाने के लिए डेप्रिसिएशन ऐड कर दिया तो 200 निकल गया ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। आई बात समझ? ये आ गया 200। अब देखो चेंज इन स्टॉक और ये दोनों लेंगे क्या अपन? फिर से नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि हमको ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन अपने पास आ गया, तो हम आगे नहीं देखेंगे। लास्ट में था नेट एक्सपोर्ट्स जो दिया है -30, ये -30 मैंने यहां लिख दिया। 800 प्लस 450 प्लस 200 -30, आंसर आ गया 1420। जो आंसर आया है वो है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। क्वेश्चन में क्या निकालना था? क्वेश्चन में निकालना था ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। अब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस आ चुका है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट निकालना है। तो मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे कैसे जाते हैं? मार्केट प्राइस में से नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस कर देंगे। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस 120 मैंने माइनस कर दिया, आंसर आ गया 1300। तो ये था एक्सपेंडिचर मेथड और यहां हमने इसके क्वेश्चंस भी कर दिए। कोई भी प्रॉब्लम हो तुम अपने क्वेश्चन सॉल्व करना, और डिस्क्रिप्शन में मेरा कॉन्टैक्ट लिंक है, अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो तुम फ्रीली कॉल कर सकते हो। That's all for today. I hope you enjoyed this video. Please like and subscribe. हम मिलते हैं अगली क्लास में।